नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है, टॉपिक का नाम ही थोड़ा सा लंबा है और ये कहता है डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यानी बेसिकली हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो इतना लंबा चौड़ा ये हेडिंग है। अब देखने वाली बात यह है कि ये हेडिंग जो है वो एनसीईआरटी में एज इट इज दी हुई है। आप जब पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। पहले तो इस चीज का थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए। बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? ऐसी चीजें जिनसे मिलके बॉडी तैयार होती है, यानी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करने वाली चीजें, बॉडी को बनाने वाली चीजें, उनके डायनेमिक स्टेट की बात हो रही है। डायनेमिक स्टेट, देखो डायनेमिक का मतलब कि मूव करने वाला या मोशन में रहने वाला, गतिशील रहने वाला। स्टैटिक इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी कि स्थिर, जड़। तो कहने का मतलब यह है कि इस जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, इसका बेसिस ही यही है कि जो बॉडी को बनाने वाली चीजें हैं या जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हमेशा डायनेमिक स्टेट में रहते हैं। मतलब वो मोशन में या मूव करने में या फिर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। वो रुके हुए नहीं रहते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। तो उसी चीज को अब हम लोग थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझेंगे। तो एक बात ये जान लो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो चाहे तुम एक बैक्टीरिया की बात कर लो, चाहे तुम प्रोटोजोअन्स की बात कर लो, ये सब सिंपल है। चाहे तुम प्लांट्स की बात कर लो, तुम एनिमल्स की बात कर लो, ये सब कॉम्प्लेक्स हैं। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या चीज प्रेजेंट होती है? हैव थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भाई इन्हीं चीजों से मिलके तो बने होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। और वो बहुत ही भांति भांति के होते हैं, वैरायटी उसमें बहुत ज्यादा होती है। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहो या इनको सिंपली बायोमॉलिक्यूल्स कह दो, बात तो वही है। ये बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं कुछ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में, यानी कि इन सर्टेन कंसंट्रेशन। हर चीज का एक कंसंट्रेशन फिक्स होता है कि कितना कंसंट्रेशन या अमाउंट उनका बॉडी के अंदर होगा। अगर वो कंसंट्रेशन या अमाउंट चेंज होता है तो बॉडी में एबनॉर्मेलिटी आने लगती है। एबनॉर्मल फिजियोलॉजी, जिसको हम पैथोलॉजी कहते हैं। तो ये कंसंट्रेशन लगभग फिक्स रहता है, इसकी एक छोटी सी बहुत ही माइन्यूट रेंज होती है, उसी रेंज में ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इस कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? भाई इसकी कोई यूनिट होगी ना, कि कितना है, 100 लीटर है कि 200 लीटर है कि मिलीलीटर है, डेसीलीटर है, नैनोलीटर, क्या है? तो कोई यूनिट होगी। तो वो जो यूनिट होती है वो जनरली दे आर एक्सप्रेस्ड एज मोल्स पर सेल। एक सेल में कितने मोल है कोई बायोमॉलिक्यूल, या मोल्स पर लीटर, मतलब 1 लीटर में कितने मोल्स हैं। तो इन दोनों यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है इन बायोमॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन को डिनोट करने के लिए। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए एक टर्म आता है टर्नओवर।
टर्नओवर, इसको समझने की बेहद जरूरत है, क्योंकि ये टर्नओवर का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब इसको ये समझिए कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज है। अगर बायो केमिस्ट्री के फील्ड की हम बात करें तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज, क्या चीज? टर्नओवर। तो टर्नओवर एक्चुअली में होता क्या है? टर्नओवर का मतलब ये होता है कि अच्छा, पहले तो ये समझो कि टर्नओवर का कॉन्सेप्ट आया कहां से, फिर हम टर्नओवर का मतलब भी बताएंगे। जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं किसी दूसरे बायोमोलिक्यूल में। यानी कि इसमें क्या हो रहा है? कॉन्स्टेंटली चेंज इनटू अनदर बायोमोलिक्यूल। बात समझ में आ रही है? कोई भी बायोमोलिक्यूल है वो एक जैसा हमेशा नहीं बना रहता है। जैसे मान लो कि कोई बायोमोलिक्यूल है ए, तो वो लगातार चेंज होता रहेगा बी में, चेंजेस इनटू बी। बी जो है वो सी में चेंज होता रहेगा, वही सी जो है वो डी में चेंज होता रहेगा, चेंजेस। तो कहने का मतलब कि कोई एक बायोमोलिक्यूल हमेशा एक जगह फिक्स नहीं रहता, बॉडी के अंदर या सेल के अंदर वो चेंज होता रहता है एक बायोमोलिक्यूल से दूसरे बायोमोलिक्यूल, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो अब जैसे इस बी वाले की हम बात कर लें तो बी वाला किस में चेंज हो रहा है? सी में। और बी वाले को कौन फॉर्म कर रहा है? ए वाला। तो यानी कि एक जो है वो किसी दूसरे में चेंज हो रहा है और ये खुद किसी पहले वाले के चेंज होने से बन रहा है। तो ये बात समझ में आ गई, ये चीज लगातार। तो ये जो ब्रेकिंग और मेकिंग हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है? इट इज हैपनिंग और इट इज अकरिंग बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ये एक कह लो, ये दो कह लो, ये तीन कह लो, ये सब क्या है? ये सब केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, यानी कि ए बी सी डी इन सब का कन्वर्जन। तो 1 2 and 3 आर बायोकेमिकल रिएक्शंस। ये सब बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जो लगातार होती रहती हैं बॉडी में, यानी कि continuously taking place in the body। बॉडी कहो या और माइन्यूट लेवल पे जाओ, सेल कह दो। अब ये जितनी भी बायोकेमिकल, जैसे हमने 3 रिएक्शंस का एग्जांपल एज सच केवल बताने के लिए आपको बताया उदाहरण, ये जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं कलेक्टिवली इनको क्या कहा जाता है? कलेक्टिवली इनको कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। तो यानी कि ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस are collectively known as metabolic reactions। और मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं? इसी को अगर हम दूसरे वर्ड्स में लिख लें तो सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस, इसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ठीक है, अब समझो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं इसकी वजह से होता क्या है?
बायोमोलिक्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन। भाई यहाँ पे ऊपर देख रहे हो ना, यहाँ पे ए जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है बी में, बी सी में, सी डी में। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस करती क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कर रही हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। और अगर इसका हम कुछ एग्जाम्पल देखना चाहें, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हो गया हमारे पास इसको मिटाते हैं जरा, रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम एमिनो एसिड्स। और उससे क्या बनेगा? अगर एमिनो एसिड में से CO2 निकाल दें तो फॉर्मिंग एमीन। अरे भाई सिंपली देखो, अगर ये कोई एमिनो एसिड है और इसमें से हमने क्या किया, ये CO2 ग्रुप यहां से निकाल दिया, तो ये H जो है इससे कंबाइन करेगा, किससे? कार्बन से कंबाइन कर लेगा। और अब हमारे पास यानी कि यहां से क्या निकल गई? CO2 निकल गई। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बचा वो सिंपली क्या है? ये CH यहां पे भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास बच गया एक एमीन। और ये क्या था? ये था एमिनो एसिड। एसिड माने CO2 ग्रुप निकाल दिया हमने। तो ये क्या है? ये मेटाबॉलिक कन्वर्जन ही तो हो रहा है। ये एमिनो एसिड का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया किसमें? एमीन में। तो ये भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गई। इसी तरह से दूसरा जो एग्जांपल है हमारे पास, रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप फ्रॉम, एक सेकंड जरा होल्ड करना बेटा। हाँ जी, तो अगला एग्जांपल हम बता रहे थे, रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप फ्रॉम, अच्छा फ्रॉम तो लिखा हुआ है, फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड बेस। तो न्यूक्लियोटाइड बेस मतलब नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहे हैं और उसी में से एक एमिनो ग्रुप हमने निकाल दिया। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे? वो तो सेल ही निकालती है जरूरत पड़ने पे। इसी तरह से एक और एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन अ डाइसैकेराइड। याद होगा आपको, हमने जब डाइसैकेराइड पढ़ाया था तो उसमें ये बताया था कि जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं वो एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ती हैं। तो उस बॉन्ड को अगर तोड़ देंगे तो डाइसैकेराइड किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? दो मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अब देखने वाली बात ये है कि फिर से हम वापस आते हैं टर्नओवर पे, कि टर्नओवर का कॉन्सेप्ट। तो इतनी बातें आपको जब समझ में आ गई तो अब टर्नओवर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। टर्नओवर का मतलब ये हो गया कि ये जो रिएक्शन हमने लिखी है कि ए का कन्वर्जन बी में हो रहा है, बी का सी में और सी का डी में, इसका रेट क्या है? रेट मतलब कि कितने टाइम में ए के कितने मॉलिक्यूल्स बी में कन्वर्ट हो रहे हैं।
इसी तरह से कितने टाइम में बी के सी में कन्वर्ट हो रहे हैं, सी के डी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये जो नंबर होता है ना, कि मान लो कि यहाँ पे अगर 100 मॉलिक्यूल्स ए के रहे हों, किसी दूसरे कलर से लिख देते हैं, 100 मॉलिक्यूल्स ए के रहे हों और उसमें से 50 जो है वो कन्वर्ट हो गए बी में, और टाइम लगा हमको मान लो कि 10 मिनट, तो टर्नओवर नंबर हो जाएगा ये क्या, ये पर मिनट के हिसाब से लिया जाता है टर्नओवर नंबर। तो यहां पे टर्नओवर नंबर क्या आ जाएगा, 50/10 मिनट, यानी कि 5 जो है वो टर्नओवर नंबर हो गया, यानी कि 1 मिनट में 5 मॉलिक्यूल ए के बी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 1 मिनट में अगर 5 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं तो 10 मिनट में कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, सीधी सी बात है। इसी को कहते हैं टर्नओवर, ठीक है ना। ये बेसिकली बताता है कि रेट क्या है, रेट ऑफ कन्वर्जन क्या है। तो यहां पे अगर हम छोटा सा ये पॉइंट लिखते हैं कि इट, दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं इसको, इट डिनोट्स रेट ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन कहिए या इसको कहिए रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, डिनोट्स रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब हमने ये समझ लिया कि कोई भी बायोमोलिक्यूल स्थिर नहीं रहता है, वो एक फॉर्म से या एक बायोमोलिक्यूल से दूसरे बायोमोलिक्यूल में चेंज होता रहता है। और ये जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं इनको कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ये आइसोलेशन में नहीं होती हैं। यानी कि ये मत समझिएगा कि एक मेटाबॉलिक रिएक्शन अपना अलग हो गई, दूसरी जो है कहीं और हो गई, तीसरी कहीं और हो गई, मतलब अलग अलग लोकेशंस ऑफ सेल्स में या अलग अलग ऑर्गेनेल्स में, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस ये अलग अलग नहीं होती हैं, यानी कि डू नॉट अकर इन आइसोलेशन, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग नहीं होती हैं। तो अगर ये अलग अलग नहीं हो रही हैं तो फिर कैसे हो रही हैं, हाँ, तो ऐसे हो रही हैं कि मतलब, अब देखो एक बात जान लो, यहां पे हम 100% रिएक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। ये मान के चलो कि यहां पे अगर ये लिख दें कि मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस डू नॉट अकर इन आइसोलेशन। तो आइसोलेशन में अगर नहीं हो रही तो फिर कैसे हो रही हैं, तो दे आर लिंक्ड टू सम अदर रिएक्शंस, यानी कि किसी और रिएक्शन से लिंक्ड होती हैं। ये नहीं कि एक ए से बी में कन्वर्जन हुआ और कहानी खत्म हो गई। ऊपर आप देख लीजिए सिंपल, यहाँ पे क्या स्थिति है कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये सारी रिएक्शंस, रिएक्शन नंबर 1, 2 और 3 एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर ए का कन्वर्जन बी में नहीं हो पाएगा किसी कारणवश, तो बी का कन्वर्जन सी में कैसे होगा, तो यानी कि तब सी भी नहीं बनेगा। यानी अगर पहली रिएक्शन रुक गई तो दूसरी रिएक्शन और तीसरी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इसी तरह दूसरी रिएक्शन अगर रुक गई तो तीसरी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये इंडिविजुअल मेटाबॉलिक रिएक्शंस एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लिंक्ड हैं। और इसी तरह की लिंक्ड रिएक्शन से, जुड़ी हुई रिएक्शन से क्या तैयार होता है, तैयार होता है एक मेटाबॉलिक पाथवे। समझ में आया। तो ये जो जुड़ी हुई रिएक्शंस हैं, अलग अलग रिएक्शंस, ये एक साथ मिलके एक मेटाबॉलिक पाथवे तैयार करती हैं।
मेटाबॉलिक पाथवे। तो सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक पाथवे। ये बात समझ में आ गई। ये वापस से आ गए क्या? कहाँ चल रहा है? बीच में पेज गायब था क्या? अच्छा ठीक, और नीचे हम आते हैं, फिर वहीं पे ऐड हो रहा है। अच्छा एक सेकंड, इस पेज को डिलीट कर देते हैं। अब ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में हमने आपको बताया कि ये बेसिकली क्या होती हैं, दे आर सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शंस। ठीक है। अब पाथवे अगर होता है, पाथवे का मतलब क्या होता है? पाथवे का मतलब सिंपली होता है रास्ता। पाथवे माने रास्ता। तो जिस तरह से किसी शहर में रास्ते होते हैं, जैसे ये रास्ता हो गया, कोई सड़क मान लो, ठीक है, ये सड़क हो गई। अब ये सड़क ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सीधी सड़क ही होती है, हैं? कई बार ऐसा होता है कि चौराहे भी हमको नजर आते हैं, तो ये चौराहा हो जाता है। अब इस चौराहे को हम क्या कहते हैं? इस चौराहे को हम या तो हिंदी में चौराहा कहें या फिर जंक्शन कह सकते हैं। जंक्शन कहो या चौराहा कहो। इस चौराहे पे क्या होता है? ये रास्ते एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हैं। तो उसी तरह से मेटाबॉलिक जो पाथवेज होते हैं वो भी एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल ट्रैफिक में एक दूसरे क्रिस क्रॉस किया जाता है, वैसे मेटाबॉलिक पाथवे। तो अगर हम इसको ये कह दें कि ये है मेटाबॉलिक पाथवे 1 और ये वाला क्या है? मेटाबॉलिक पाथवे 2। तो ये दोनों एक दूसरे को इस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्रिस क्रॉस कर रहे हैं। कुछ पूछना है? कुछ पूछना हो तो बताओ। अच्छा, तो ये इस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्रॉस करते हैं। अब रास्ता, जब हम चौराहा सड़क देखते हैं तो उसमें तो समझ में आ जाता है कि भाई रास्ता क्रॉस कर रहा है, लेकिन मेटाबॉलिक पाथवे में क्रॉस करने का क्या मतलब होता है भाई? इससे क्या लेना देना? तो इससे लेना देना ये है कि ऐसे समझो इसको, जैसे ऊपर एक जो रिएक्शन हमने बनाई थी कि ए बी सी और डी इस तरह से कन्वर्जन हो रहा है, तो हो सकता है कि ये सी वाला जो है कोई की बायोमोलिक्यूल हो, कोई की केमिकल कंपाउंड हो जो कि किसी दूसरे पाथवे में भी शेयर हो रहा हो। जैसे इधर कोई और पाथवे चल रहा है, इधर ई फिर एफ, ठीक है, या हाँ, और इससे भी ये सी तैयार हो रहा हो और उसके बाद ये सी जो है वो फिर घूम जा रहा हो, इधर भी एक मॉलिक्यूल डी का तैयार कर दे रहा हो, या हो सकता है कि कोई दूसरा केमिकल जो एंजाइम इस्तेमाल हो रहा हो और ये जी बना दे रहा हो। तो ये पर्टिकुलर जो दो पाथवे यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकेशन यानी सी पे क्रिस क्रॉस कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो एक दूसरे से क्रिस क्रॉस कर, एक दूसरे से लिंक होके वो पहले पाथवे बनाएंगी और वो पाथवे कहीं ना कहीं क्रिस क्रॉस करेंगे। तो ये पाथवे जो है इस तरह की कंडीशन में ट्रैफिक जंक्शंस के भी फॉर्म में हो सकते हैं, जंक्शंस के फॉर्म में हो सकते हैं, या जैसे कि कभी फ्लाईओवर ऐसे देखे हो, जैसे ये फ्लाईओवर है तो ये ऐसे गोल गोल घूमते हुए ऐसे नीचे से ऐसे निकल जाता है। ऐसा हम लोगों ने कई बार देखा हुआ, नीचे से निकल जाता है या उस साइड चला जाएगा। तो ये सर्कुलर भी हो जाता है, लीनियर तो होता ही है, सर्कुलर भी हो जाता है।
तो इसी तरह से मेटाबॉलिक पाथवे भी सर्कुलर और लीनियर दोनों हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम लीनियर पाथवे का एग्जाम्पल लें, लीनियर पाथवे का मेटाबॉलिक पाथवे का एग्जाम्पल अगर लें तो हमारे पास है ग्लाइकोलिसिस। और अगर हम सर्कुलर पाथवे का एग्जाम्पल लें तो हमारे पास है क्रेब्स साइकिल। अब ये जब आएगा तो हम पढ़ाएंगे वहां पे डिटेल में। ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो लीनियर पाथवे होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट तो नहीं लेकिन पार्शियल ब्रेकडाउन होता है इनटू पायरुविक एसिड। और क्रेब्स साइकिल तो साइकिल ही है, ये भी 10 स्टेप की होती है। इसमें भी NADPH, FADH2 और ATP का प्रोडक्शन होता है जब पायरुविक एसिड इस साइकिल में एंटर करता है, और ये साइक्लिक प्रोसेस होती है। लगातार इसमें पायरुविक एसिड जो है फिर से जनरेट होता रहता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि दो तरीके के मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, लीनियर पाथवे और सर्कुलर पाथवे। लीनियर पाथवे एक दूसरे से क्रिस क्रॉस भी करते हैं एट सर्टेन जंक्शंस। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पाथवे या इन रास्तों पे कौन चल रहा है, इन पाथवेज पे चल रहे हैं मेटाबोलाइट्स। भाई जैसे ट्रैफिक में जो चलते हैं वो यात्री कहलाते हैं, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जो चलते हैं वो मेटाबोलाइट्स कहलाते हैं। मेटाबोलाइट्स भाई मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसीलिए उनको मेटाबोलाइट्स कहा जाता है। इन मेटाबोलाइट्स का ये जो फ्लो है, ये लगातार फ्लो होता रहता है, उसी को हम कहते हैं डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो लास्ट में अगर ये लाइन हम लिखते हैं कि फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स इज कॉल्ड द डायनेमिक स्टेट of body constituents। यानी कि बॉडी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट, बॉडी को जो बनाने वाले हैं, उनका डायनेमिक स्टेट एक्चुअली कैसे मेंटेन हो रहा है, वो मतलब लगातार ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे हैं, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ दिस मेटाबोलाइट्स। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। चलो, ये जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, यानी कि ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ये क्या होती हैं, कैटलाइज्ड होती हैं। कैटलाइज्ड का मतलब कि बिना कैटलिस्ट के ये नहीं होंगी। ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस अगर इनको चलते रहना है तो लगातार कैटलिस्ट की मौजूदगी जरूरी है। और वो कैटलिस्ट बेसिकली होते क्या है, वो कैटलिस्ट जो होते हैं बायो कैटलिस्ट होते हैं, जिनको हम एंजाइम कहते हैं। तो यहाँ पे ये बात जान लीजिए, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जितनी भी रिएक्शंस बॉडी में हो रहे हैं, सब की सब कैटलाइज्ड हैं। यानी कि देयर इज no uncatalyzed metabolic conversion या रिएक्शन जो भी है इन लिविंग सिस्टम। जीवित शरीर में कोई भी मेटाबॉलिक कन्वर्जन अनकैटलाइज्ड नहीं होता है, उसमें एंजाइम की प्रेजेंस तो होगी ही होगी, कैटलिस्ट तो होगा ही होगा। मतलब ये आप समझ लीजिए कि एक सिंपल सा अगर कन्वर्जन है, यानी कि CO2 डिसॉल्व या डिसोल्यूशन इन वाटर, CO2 का पानी में घुलना, ये तो अगर तुम वैसे ही CO2 को पानी में डालो तो वो अपने आप घुलना शुरू कर देगी धीरे धीरे। लेकिन लिविंग सिस्टम में, लिविंग बॉडी में ये रिएक्शन भी कैटलाइज्ड होती है। जबकि ये
डिसोल्यूशन इन वाटर क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कैटलाइज होती है हमारी बॉडी में या किसी भी जानवर या एनिमल की बॉडी में। तो ये बात जान लो कि इवन CO2 डिसोल्यूशन इन वाटर, जो कि क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस नहीं है, पर ये भी कैटलाइज्ड होता है। अरे भाई ये कैसे कैटलाइज्ड होता है, जैसे ऐसे समझो कि CO2 जब बॉडी के अंदर जो वाटर है उसमें डिसॉल्व हो रहा है, जैसे CO2 हो गया प्लस H2O हो गया, तो इसका कन्वर्जन हो जाता है H2CO3 में। अच्छा, H2CO3 बाद में डिपेंडिंग अपॉन pH ये दो चीज़ों में और कन्वर्ट हो सकता है, H प्लस HCO3 माइनस, इसको हम क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट। अब ये इस लेवल तक तो ठीक है, ये तो फिजिकली हो जाएगा, लेकिन जब ये आयनिक फॉर्म में आ जाएगा तब ये केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज ऑल्सो, यानी CO2 प्लस H2O इनका आपस में मिलना, H2CO3 या कार्बोनिक एसिड का बनाना, ये कौन कैटलाइज करता है? इसको कैटलाइज करने के लिए जो एंजाइम होता है उसको हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज और ये जो एंजाइम होता है, इट इज द फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में जितने भी एंजाइम्स पाए जाते हैं उनमें सबसे फास्ट कौन सा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो ये बात आप समझिए कि ये सिंपल सी रिएक्शन भी बिना कैटलिस्ट या बिना एंजाइम के नहीं होती है। और ये कैटलिस्ट जो क्या होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड एज एंजाइम्स। ठीक, तो एंजाइम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ही। तो ये पूरा टॉपिक डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है टॉपिक? मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। मतलब जीवित रहने के लिए जो ये मेटाबॉलिज्म है ये कितनी जरूरी है, या इसका क्या बेसिस है, क्या मतलब जीवन का आधार जो है वो मेटाबॉलिज्म ही है, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब देखो, मेटाबॉलिक पाथवे की हमने ऊपर बात कर ली ऑलरेडी। ये मेटाबॉलिक पाथवे जो होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे जो होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं, ये बात आपको समझनी है। एक को हम कहते हैं एनाबॉलिक पाथवे और दूसरे को हम कहते हैं कैटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे दो तरीके के, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। अब ये जो एनाबॉलिक पाथवे होता है इसमें क्या होता है? बहुत बेसिक सी सिंपल सी डेफिनेशन अगर आप इसकी जानना चाहें तो इसमें क्या होता है कि जो सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं या सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। एनाबॉलिक रिएक्शन में सिंपल मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन हो जाता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। जैसे कि अगर एक एग्जांपल हम यहाँ पे आपको बताएं, एग्जांपल के तौर पे एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड ये कन्वर्ट हो जाता है कोलेस्टेरॉल में। एक पूरी पाथवे चलती है, ये सिंगल रिएक्शन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे पाथवे लिखा हुआ है। ये हमने शुरू का पहला रिएक्टेंट ले लिया और लास्ट वाली रिएक्शन का प्रोडक्ट ले लिया और उसको ऐसे समराइज कर दिया, समअप कर दिया, लेकिन ये पूरे पाथवे के तहत चलेगा। तो एसिटिक एसिड सिंपल होता है, कोलेस्टेरॉल जो है वो
उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपने उसमें हमने बनाया भी था कि वो साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रो और रिंग सिस्टम जो उसका पूरा था, फिनेंथ्रीन रिंग सिस्टम, तो वो हमने आपको बताया भी था जब लिपिड पढ़ा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि एसिटिक एसिड जो काफ़ी सिंपल है, CH3COOH, और उससे ये कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। इसमें जो है 3 तो फिनेंथ्रीन के रिंग थे और एक साइक्लोपेंटेन की रिंग थी। 4 रिंग सिस्टम का ये पूरा स्ट्रक्चर है, तो कॉम्प्लेक्स है ही है। तो इस तरह के जितने भी पाथवे हैं ये एनाबोलिक पाथवे कहलाते हैं। कैटाबोलिक पाथवे में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये टूट जाते हैं इनटू सिंपल स्ट्रक्चर। तो यहां पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन, और यहां पे क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन। भाई कॉम्प्लेक्स चीज टूट के सिंपल चीज बना दे रही है, और यहां सिंपल चीजें जुड़ के यानी फॉर्म होके कॉम्प्लेक्स चीज बना दे रही है। तो अपोजिट आपको इसमें दिख रहा है दोनों का। अच्छा, अब जैसे कैटाबोलिक पाथवे है, तो कैटाबोलिक पाथवे का भी बहुत सिंपल सा अगर हम एक एग्जांपल आपको दे दें, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाती है लैक्टिक एसिड में। कहाँ पे, हमारी स्केलेटल मसल्स में। स्केलेटल मसल्स में कब होती है, जब ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है बॉडी में, तो एनारोबिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें ग्लूकोज को जल्दी जल्दी लैक्टिक एसिड में तोड़ दिया जाता है, और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से जो है पेन और थकान ये हमको महसूस होता है। तो ये ग्लूकोज का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू लैक्टिक एसिड। अब अगला पॉइंट क्या है, एनाबोलिक रिएक्शन या एनाबोलिक पाथवे का। तो अगला पॉइंट इसका ये होता है कि एनाबोलिक पाथवेज जो होते हैं वो हमेशा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जब आपको कोई चीज़ बनानी होगी तो बनाने में एनर्जी खर्च होगी। अगर आपको जो है कई सारे ईंटें जोड़ के और दीवार बनानी है, तो आपको ईंटा उठाना पड़ेगा, अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसमें एनर्जी खर्च होगी। लेकिन अब वो एनर्जी, जब भाई मान लो कि दीवार तुमने पूरी खड़ी कर दी, और दीवार खड़ी करते समय तुमने क्या किया, अपनी एनर्जी जो है उस दीवार में ईंटों के सहारे डाल दी। अब वो दीवार खड़ी है तो उसमें एनर्जी तो है ना दीवार में, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। दीवार मूव तो नहीं कर रही है, मूव करती तो काइनेटिक एनर्जी होती, लेकिन दीवार खड़ी है, उसकी पोजीशन की, उसकी स्थिति की वजह से भी उसमें कुछ एनर्जी है जो तुमने इनपुट किया है, तो पोटेंशियल एनर्जी। अब वो दीवार मान लो तुमने ऐसी जगह खड़ी की कि उसका नींव बहुत कमजोर है, हल्का सा धक्का अगर लगाओगे तो वो पूरी दीवार गिर जाएगी। मान लो किसी ने हल्का सा लगा दिया, अब जब वो दीवार गिरेगी तो जाहिर सी बात है जहां पे गिरेगी वहां पे जो भी धूल धक्कड़ होगी वो सब उड़ेगी, जोर से पहले तो आवाज आएगी। तो इसका मतलब हुआ क्या, गिराना मतलब कि तोड़ दिया तुमने, यानी तुमने कैटाबोलिक रिएक्शन कर दी। कैटाबोलिक रिएक्शन जब हुई तो एनर्जी रिलीज हो गई, यानी कि धूल धक्कड़ सब उड़ने लगा। जो दीवार से एनर्जी मिली धूल धक्कड़ को, या जो आवाज जोरदार आई, वो आवाज कैसे जनरेट हुई, दीवार की ही तो एनर्जी अल्टीमेटली गिरने की वजह से आवाज में कन्वर्ट हुई। तो कैटाबोलिक रिएक्शन या डिग्रेडेशन जहां भी होता है वहां पे एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, और एनाबोलिक रिएक्शन यानी बनाने वाला जब काम करते हो तो एनर्जी तुमको देनी पड़ती है, यानी कि वो प्रोसेस एनर्जी को कंज्यूम करती है। तो यहाँ पे कंज्यूम एनर्जी, और यहाँ पे एनर्जी इज लिबरेटेड, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है एनर्जी। तो जैसे जैसे ऊपर वाला एग्जांपल फिर से देख लो कि जब ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है यानी टूटता है,
तो उस दौरान एटीपी मतलब उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है जिसको बॉडी एटीपी बनाने में यूज कर लेती है, तभी हमारा काम चलता है। स्केलेटल मसल्स तभी जो है अपना रोल परफॉर्म कर सकती हैं। ये जो कन्वर्जन है ग्लूकोज का इनटू लैक्टिक एसिड, ये ग्लाइकोलिसिस का ही एग्जाम्पल है, वो ऊपर हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। तो ये जो भी एनर्जी लिबरेट हो रही है वो क्या होती है, इट इज ट्रैप्ड। वो हमारी सेल्स जो है इस लिबरेटेड एनर्जी को ट्रैप कर लेती हैं और उसको स्टोर कर लेती हैं, स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए उस बॉन्ड्स को, उसके इस मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड्स बन रहे हैं उसको बनाने के लिए ये एनर्जी यूज हो जाती है। और जब जरूरत होती है तो चाहे बायोसिंथेटिक वर्क हो, चाहे ऑस्मोटिक हो, चाहे मैकेनिकल किसी भी तरह का वर्क हो, उसको परफॉर्म करने के लिए जब एनर्जी की जरूरत होती है तो यही एटीपी फिर से टूटता है, और जब कोई भी चीज टूटेगी तो एनर्जी निकलेगी, रिलीज होगी। तो ये चीज हो गई। तो ये दो कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा और इसको जो है एनसीईआरटी से पढ़ लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में ही ये इस तरह से दिया हुआ है और उसी से हमने तुम लोगों को पढ़ाया भी कि बायोमोलिक्यूल्स ऐसा चैप्टर है कि सिर्फ मॉलिक्यूल्स जो है वो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है, बाकी इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो आप एनसीईआरटी अगर आपकी कंप्लीट है, समझ के एक एक लाइन याद है, तो दैट इज़ मोर देन इनफ, सफिशिएंट है।